वही आज चल पाएंगे शहीद पथ पर। ठीक है, संकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, अब तक कितने विधायक वहां पर पहुंचे हैं? उनका पहुंचने का सिलसिला तो लगातार जारी होगा। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ विधायक जा रहे हैं और उसके बाद वापस भी आ रहे हैं। दरअसल अभी मुख्यमंत्री ने फिलहाल मिलने से इनकार किया है। वो 10 बजे के बाद इस मुलाकात का सिलसिला शुरू हो सकता है। और दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जिनको आज मंत्रिमंडल की शपथ लेनी है, जिन विधायकों को, उनको राजभवन से 10 बजे के बाद फ़ोन जाने शुरू हो जाएंगे। हालांकि उनके जो मंत्री शपथ लेंगे, उनके परिवार के लोगों के लिए भी बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। ये तैयारियां पूरी तरीके से की गई कि वो अपने परिवार से जुड़े हुए 4 लोगों को वहां पर ले जा सकते हैं। और जो मंत्रिमंडल का गठन होना है, इसमें 2024 की तस्वीर साफ नज़र आएगी। जो लोकसभा चुनाव हैं, उनकी तैयारियों की तस्वीर नज़र आएगी। दरअसल जो मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, उसमें वो चेहरे शामिल किए जाएंगे जो जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर एकदम फिट बैठते हैं सियासी रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से। और जो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या होगी, वो कुछ संख्या खाली रखी जाएगी, यानी कि स्पेस रखा जाएगा, जिससे 2024 की लोकसभा चुनावों से पहले एक बार और जिन चेहरों को एडजस्ट करना हो लोकसभा चुनावों में, जो जिनकी उपयोगिता हो, ऐसे चेहरों को भी मंत्रिमंडल में यानी कि दोबारा भी विस्तार करने के लिए कुछ जगह खाली रखी जाएंगी, जिससे कि अगर पूरी जगह भरी जाती हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी होगी, जिनको पद से हटाया जाएगा। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जो मंत्रिमंडल का आज गठन होने जा रहा है, इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि पूरी संख्या ना भरी जाए। 40 से 47 के बीच में मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा जो मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो जातीय हिसाब से फिट हैं, उनको जो 2000 जो योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और तमाम ऐसे जो चेहरे हैं जो जिनकी उम्र ज़्यादा है और जो निष्क्रिय रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो 45 से 47 मंत्री रखे जाएंगे, जो बनाए जाएंगे योगी सरकार में, उनमें 20 चेहरे ऐसे होंगे, 22 चेहरे ऐसे होंगे लगभग, जो नए चेहरे होंगे। बाकी पुराने चेहरों को भी मौका मिलेगा। तो संकेत, क्या लगता है जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्हें उनका पुराना विभाग ही वापस किया जाएगा या फिर अदला बदली होगी? देखिए, विभागों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मंत्रियों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया योगी सरकार में, जो मंत्री रहे जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया, जिन विभागों का कामकाज बेहतर रहा, ऐसे मंत्री जरूर दोबारा उनको वो विभाग मिल सकते हैं। लेकिन तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके विभाग बदले जाने तय माने जा रहे हैं। और इसका फार्मूला बीजेपी के शीर्ष संगठन ने जो योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठ के वो रणनीति तय कर ली है और फार्मूला बना लिया है कि किनको पुराना विभाग देना है और किनके विभाग बदले जाने हैं, और कौन से ऐसे मंत्री हैं जो निष्क्रिय हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता, यानी कि इस नई सरकार में उनको मंत्री नहीं बनाया जाना है। चलिए ठीक है, ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषभ, क्या लगता है आपको, संभावित नए चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक नाम असीम अरुण का बहुत तेजी से सामने आ रहा है। असीम अरुण आईपीएस अफसर थे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे, 94 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनको कन्नौज सदर की जो सुरक्षित सीट थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा था। उन्होंने अपने जो समाजवादी पार्टी के कंटेस्टेंट थे, उनको करीब 6,500-7 हज़ार वोट से उन्होंने शिकस्त दी है। और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से वो आते हैं, तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उस कैटेगरी में हमें एक बड़ा नेता तैयार करना है। असीम अरुण वो चेहरा है जिनके पास एक लंबा चौड़ा प्रशासनिक अनुभव है, वो आईपीएस रह चुके हैं। एक क्षेत्र कन्नौज है, उस लिहाज से भी जो संतुलन अच्छा बैठता है। कन्नौज को सपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, लेकिन 2019 की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी चुने गए थे, सुब्रत पाठक, और अब जो इसको सपा की सीट माना जाता था कन्नौज सदर, वो सीट भी असीम अरुण ने जीत ली है। तो अब भारतीय जनता पार्टी अगर असीम अरुण को मंत्री बना देती है, कैबिनेट में लेके आती है, तो एक तो शेड्यूल कास्ट वाला जो एंगल है, जातीय संतुलन सधा रहेगा। जो क्षेत्रीय संतुलन है, जहां पर सपा का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, वहां से अगर वो एक कैबिनेट मंत्री बना देते हैं तो वहां पे और मजबूत होती चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और 2024 जो लोकसभा चुनाव लड़ना है, उसके लिए भी काफी मुफीद रहेगा अगर असीम अरुण को मंत्री बना दिया जाता है। एक राजेश्वर सिंह के नाम की चर्चा चलती है, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, वो भी नौकरी से इस्तीफा देकर सरोजनी नगर लखनऊ की एक सीट है, वहां से
जीत के आए थे। उनके पास भी अच्छा खासा प्रशासनिक अनुभव है। पहले प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के अधिकारी थे, एडिशनल एसपी की रैंक से, फिर उसके बाद ईडी के कैडर में गए थे और उनके पास भी एक अच्छा खासा अनुभव है पुलिस का, ईडी का। तो पूरी कोशिश की जाएगी, जैसा हम सेंट्रल का पैटर्न देखते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों शिवशंकर साहब, हरदीप पुरी साहब हों, अश्विनी वैष्णव साहब हों, ये सब ऐसे हैं जो पहले प्रशासन के बड़े बड़े जो अफसर ये रह चुके हैं और इसके बाद इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लाया गया है और इसके बाद ये अपने केंद्रीय मंत्रियों के पद पे हैं। तो अगर हम उस सोच को देखें भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी सरकार की, तो वो सोच अगर आपको उत्तर प्रदेश में भी दिखानी है तो राजेश्वर सिंह हो गए, असीम अरुण हो गए, ऐसे नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है जिनके पास पुलिस और प्रशासन का अच्छा खासा अनुभव है। फिर हम देख लेते हैं कि किसने कहां पर कैसे जीत हासिल की है। राजधानी लखनऊ की हम बात कर ले, ब्रजेश पाठक की बात होती है। ब्रजेश पाठक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और कानून मंत्री थे अभी योगी फर्स्ट सरकार में, कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो हो सकता है उनको अपडेट किया जाए, उनको कोई और बड़ी और बेहतर मिनिस्ट्री दी जाए। कानपुर से सतीश महाना आते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और हर सभा में लगातार, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उन्होंने ये बात कही है कि अच्छे खासे निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं उनके साथ लाइजनिंग, उनके साथ बातचीत, उनको यहाँ पर आमंत्रित करने का काम सतीश महाना ने किया है। लगातार वो जो बड़े स्टेट्स हैं वहाँ जाते रहे, इंडस्ट्रीज से मिलते रहे, उत्तर प्रदेश में निवेश लाने का काम किया है। तो ऐसा माना जाता है कि सतीश महाना जो 8 बार के विधायक हैं उनको भी कोई और अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री रहे हैं, मथुरा से आते हैं और केंद्रीय नेतृत्व की बात कर लें या उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की बात कर लें, वहाँ भी उनकी मजबूत पकड़ है। श्रीकांत शर्मा भी जीत के आ गए हैं। श्रीकांत शर्मा को मिनिस्ट्री दी जा सकती, ब्राह्मण फेस हैं, युवा हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने खांचे उन्होंने बना रखे, जितने स्लॉट बना रखे हैं, उसमें फिट आते हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह की हम बात कर लेते हैं, प्रयागराज से आते हैं। प्रयागराज, और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे पिछली योगी सरकार में। सिद्धार्थ नाथ सिंह को भी आगे की कोई बड़ी मिनिस्ट्री दी जा सकती है। वो बड़े कायस्थ चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, एक कायस्थ को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है और वो एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए, उनके मिनिस्ट्री का जो परफॉर्मेंस रहा है, उन सबको देखते हुए सिद्धार्थ नाथ सिंह को भी बेहतर मिनिस्ट्री दी जा सकती है। देवरिया से सूर्य प्रताप शाही आते हैं, बड़े नेता हैं, वो भी कृषि मंत्री थे योगी की सरकार में। सूर्य प्रताप शाही को भी देखा जा रहा है। ऋषभ, तमाम अपडेट्स हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। संकेत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।